बच्चों, हमने अपने पिछले वीडियो में यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के क्या कारण थे इसका अध्ययन किया था। और अब हम बच्चों आज के वीडियो में फिर से इसी लेसन को आगे कंटिन्यू करते हैं। और अब हम लोग इसके आगे चूँकि हमने यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के कारण आपको आपके बुक में तो नहीं दिया है, मैंने आपको बताया, इसलिए अब आपके बुक में जो वियना संधि के बाद के जो पॉइंट्स हैं आज हम उसे ही पढ़ेंगे। आइए बच्चों देखते हैं। बच्चों, यूरोप में 1830 से लेकर 1848 ईस्वी तक अनेक क्रांतियाँ हुईं। इसीलिए 1830 से लेकर 1848 तक के समय को क्रांतियों का युग कहा जाता है। और यही हमारा फर्स्ट पॉइंट भी है, क्रांतियों का युग। बच्चों, फ्रांस में प्रथम विद्रोह 1830 में हुआ। फिर ग्रीस में स्वतंत्रता के लिए संघर्ष जो कि 1821 ईस्वी में शुरू हुआ था, लेकिन वह 1832 ईस्वी की कुस्तुनतुनिया की संधि के साथ समाप्त हुआ। और इसका क्या परिणाम हुआ बच्चों कि ग्रीस एक स्वतंत्र राष्ट्र बन गया। दूसरा हमारा पॉइंट है बच्चों, राष्ट्रवादी भावनाओं का उदय। बच्चों, यूरोप में राष्ट्रवाद का विकास केवल युद्ध या राज्यों के विस्तार से नहीं हुआ, बल्कि राष्ट्रवाद के विकास में वहाँ की संस्कृति ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लोग कला, कविता के माध्यम से, कहानी और संगीत के माध्यम से राष्ट्रवादी भावनाओं को व्यक्त करने लगे। लोगों के मन में पितृभूमि की भावना भरी गई, जिससे वे अपने राष्ट्र के प्रति भक्ति भाव से भर उठे। अब बच्चों, आप सोचेंगे पितृभूमि की भावना क्या होती है, तो आइए हम पितृभूमि का अर्थ आपको थोड़ा सा बता देते हैं। बच्चों, पितृभूमि का अर्थ होता है कि ये मेरी ज़मीन है, हम यहाँ पैदा हुए हैं, ये मेरा देश है। ये जो मैं की भावना होती है बच्चों, यही जो यूरोप वासियों के मन में आया, तो उनकी जो राष्ट्रवादिता की भावना थी वे कूट कूट के उनमें भर गई। एक तरह से आप कह सकते हैं कि मेरा देश है, वो देश के लिए कुछ भी करने को तैयार हो गए। अब बच्चों, आपका तीसरा पॉइंट है भूख, कठिनाई और जन विद्रोह। बच्चों, 1830 ईस्वी के दशक में यूरोप में महान आर्थिक कठिनाई हुई थी। और दूसरी ओर बच्चों, 19वीं शताब्दी में यूरोप की जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ी, और जिसका परिणाम क्या हुआ कि ग्रामीण क्षेत्रों के लोग शहरों में जाकर गरीब बस्तियों में रहने लगे। हम देखते हैं ना बच्चों, जब भी जनसंख्या वृद्धि होती है तो गांवों के लोग शहरों की ओर आते हैं, किसके लिए? नौकरी की तलाश में, रोजी रोटी की तलाश में वो शहरों की तरफ आने लगते हैं। तो यही यूरोप में भी हुआ। इसके अतिरिक्त बच्चों, 1845 ईस्वी में सिलेसिया एक गांव था, जहां के बुनकरों ने उन ठेकेदारों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया जो उन्हें कच्चे माल की आपूर्ति करता थे, और फिर उससे तैयार माल ये ठेकेदार उन्हीं बुनकरों से बहुत कम मूल्य में खरीद लेते थे। तो बच्चों, इन बुनकरों ने अधिक मूल्य की मांग को लेकर ठेकेदार की हवेली पर एकत्र होते हैं, और वहाँ पे ठेकेदार इन बुनकरों के साथ अनुचित व्यवहार करता है और उन्हें धमकी भी देता है। फिर बच्चों, 1848 ईस्वी में ही भोजन की कमी और बड़े पैमाने पर बेरोजगारी के कारण जनता विद्रोह कर देती है और पेरिस की सड़कों पर आ जाती है। फिर बच्चों, एक आपका लास्ट है कि 1848 ईस्वी की उदारवादियों की क्रांति। बच्चों, 1848 ईस्वी में उदारवादियों ने प्रेस की स्वतंत्रता और संघ बनाने की स्वतंत्रता के लिए आंदोलन किया। बच्चों, आज यहीं तक। अब हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में जर्मनी और इटली का एकीकरण पढ़ेंगे, और चूँकि ये लंबा टॉपिक है इसलिए हम आज इसको यहीं स्टॉप करते हैं। बच्चों, आपके लिए आपने जितना अंश पढ़ा आज पाठ का, उसी अंश से 2 क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान से सुन लीजिए।
और इसे आप करके दिखाएंगे मुझे। बच्चों पहला क्वेश्चन है, प्रथम विद्रोह फ्रांस में कब हुआ? और बच्चों दूसरा प्रश्न है, 1848 ईस्वी के उदारवादी क्रांति के क्या उद्देश्य थे? ठीक है बच्चों, ये दोनों ही आपका होमवर्क है, आप इसे करेंगे और मुझे दिखाएंगे। तो चलिए बच्चों वीडियो देखिए।